बीहड़ में तो बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। ये बेहतरीन डायलॉग देने वाले इरफ़ान खान जी इस दुनिया में नहीं रहे। तो उनकी बात करेंगे आज हम उनसे जुड़े हुए किरदारों की, उनसे जुड़े हुए बेहतरीन फ़िल्मों की और उन्होंने किस तरीके से एक बॉलीवुड ही नहीं, एक इंटरनेशनल लेवल तक किस तरीके से छाप छोड़ी। उन सारे विषयों को जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपको जानना भी ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं इरफ़ान खान जी से जुड़ी हुई बातों को। तो इरफ़ान खान जी बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता हैं, इसमें जानने में कोई बात नहीं क्योंकि इनके निधन की खबर पूरे भारत को शोकग्रस्त करके चली गई और हम उन्हें इस तरीके से श्रद्धांजलि भी अर्पित नहीं कर पाए, जिस तरीके से कोविड-19 के प्रभाव के कारण हम उन्हें श्रद्धांजलि भी बहुत ज़्यादा ढंग से अर्पित नहीं कर पाए। जो लोग जिस तरीके से उनके अंतिम समय में जुड़ते, वो भी नहीं जुड़ पाए इस कोविड-19 के कारण। तो एक बेहतरीन अभिनेता एंड वन ऑफ माई फेवरेट वर्सटाइल एक्टर जिनका कल निधन हो गया। वे कैंसर से पीड़ित थे और लगभग 2 सालों से जद्दोजहद कर रहे थे इस रोग से लड़ने के लिए और कल उन्होंने अंतिम सांस ली मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। तो उनसे जुड़े हुए कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, उनके बचपन को, उनके फ़िल्मी करियर को, उनके माता-पिता को और उनके बच्चों को और बीवी को, सारी चीज़ों को जानने का हम प्रयास करेंगे और बेहतरीन अदाकारी से जुड़ी हुई इनकी फ़िल्मों के बारे में भी जानकारी लेंगे हम। तो बात करते हैं इरफ़ान खान जी की। इरफ़ान खान जी का जो जन्म हुआ वो 7 जनवरी 1967 में राजस्थान के जयपुर में हुआ। राजस्थान के जयपुर में इनका जन्म 1967 में हुआ। इनके पिताजी स्वर्गीय जागीरदार खान जी व माता बेगम खान जी थीं, सॉरी। जागीरदार खान जी की मैं बात करूँ तो जागीरदार खान बेसिकली राजस्थान के जो टोंक जिला पड़ता है, राजस्थान का टोंक। राजस्थान के टोंक के पास ही एक गाँव था खजुरिया। उसी खजुरिया गाँव से इनके ताल्लुकात थे। और खजुरिया से ताल्लुकात होने के कारण टोंक में उनकी टायर की दुकान थी और इनकी माताजी बेगम खान भी टोंक से ही निवासी थीं। इसीलिए इनका जो पूरा बचपन बीता वो ननिहाल टोंक में ही बीता है और टोंक से ही इन्होंने एक दिमाग में बनाया है कि मुझे एक्टर बनना है और जयपुर जाते हैं और जयपुर में एक ड्रामा स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं और उन्हें एक फ़िल्म देख कर के ऐसा लगता है कि मुझे भी ऐसा ही अभिनेता बनना है सामने। तो उन्हें वहीं के ड्रामा जो स्कूल का मैनेजर होता है वो कहता है कि अगर आपको ऐसी मेहनत करनी है आपको एनएसडी पास करना पड़ेगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पास करना पड़ेगा। बस वहीं से उनको एक ललक लगती है और एनएसडी में पहले ही बार में पास होने वाले व्यक्ति थे मनोज बाजपेयी, जिनका बेहतरीन किरदार के रूप में जानते हैं आप सब, बेहतरीन अभिनेता के रूप में जानते हैं। उन्होंने भी पहली बार में एनएसडी पास नहीं किया था, लेकिन इरफान खान जी ने पहली बार एनएसडी पास किया था। और वहीं एक व्यक्ति मिलती हैं सुतापा सिकदर, जिनसे इनका विवाह होता है। सुतापा सिकदर बताती हैं इनसे जुड़ा हुआ किस्सा कि ये उस दौरान भी किताबों से भरे हुए होते थे और अपनी स्क्रिप्ट पढ़ा करते थे जब हम लोग पार्टी किया करते थे। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका संबंध किसी भी फिल्मी परिवार से नहीं था और उसने इतना बड़ा नाम कमाया। तो उन सारी चीज़ों को, उनसे जुड़ी हुई जितनी भी फ़िल्में हैं, वो वास्तव में इस तरीके से हैं। एक बहुत बेहतरीन किस्सा बताता हूँ आपको। जो नाट्य शास्त्र के रचनाकार थे भरत मुनि जी, जो जिससे पहला ड्रामा कह सकते हैं कि पहली बार जिन्होंने नाटक की रचना करी भरत मुनि जी ने, वो कहते थे अपनी किताबों में नाट्य शास्त्र में कि एक ऐसा एक्टर ऐसा होना चाहिए जो अपनी आँखों से बात कर सके। तो इरफ़ान खान जी एक ऐसे ही एक्टर थे जो अपनी आँखों से बात कर सकते थे। उन्हीं की आँखों के इस कारण ही हम लोग उन्हें जानते थे और अपनी बड़ी-बड़ी आँखें करके किस तरीके से अपने किरदार को ढाल लेते थे। तो उनसे जुड़ी हुई फ़िल्मों को हम सारी चीज़ों को देखते हैं। उन्होंने अपने 30 वर्ष लंबा करियर फ़िल्मों में लगाया है और उन्हें इन्हीं फ़िल्मी करियर के कारण इन्हें 2011 में भारत का चौथा पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत का चौथा सबसे बड़ा सम्मान है पद्मश्री, इन्हें 2011 में दिया गया। तो इनकी जो जुड़ी हुई फ़िल्में हैं उनके बारे में हम फटाफट बात करते हैं, देखते हैं कौन-कौन सी फ़िल्में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रहीं। हालाँकि मैंने इनकी एक आध फ़िल्म छोड़ कर के सारी फ़िल्में देखी हुई हैं क्योंकि मेरे बहुत ही पसंदीदा एक्टर थे। इरफ़ान खान ने अपनी फ़िल्मी करियर की शुरुआत 1988 में की। 1988 में एक डायरेक्टर मीरा नायर ने इन्हें एक छोटा-सा किरदार दिया सलाम बॉम्बे में, हालाँकि इन्हें बहुत बड़ी प्रसिद्धि नहीं मिली उस किरदार से। इनकी कुछ फ़िल्में और भी हैं जैसे कि देखें हासिल 2003 में एक ऐसी फ़िल्म थी जो एक राजनेता पर आधारित थी। जिम्मी शेरगिल भी इस फ़िल्म में बहुत बेहतरीन अभिनय करते हैं। तो हासिल फ़िल्म को फ़िल्मफेयर अवार्ड मिला और उससे एक इनके अभिनेता के रूप में फ़िल्म जगत में नाम हो गया, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें तो ये धारावाहिक कार्यक्रमों में काम करते थे जैसे चंद्रकांता में पंडित जी का किरदार उन्होंने बेहतरीन निभाया है। हालाँकि धारावाहिक जीवन से निकलना चाहते थे और इसीलिए फ़िल्मफेयर अवार्ड जब हासिल फ़िल्म को मिला तो एक चहेते एक्टर के रूप में जाने जाने लगे कि एक एक्टर, नया एक्टर आया, ऐसा सामने आया है। और इसी के कारण इन्होंने जो, अभी मैं बात करूँ और चीज़ों की, जैसे हिंदी मीडियम एक ऐसी फ़िल्म इनकी जगत में रही जैसे फ़िल्मफेयर अवार्ड मिला और बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला इस फ़िल्म को। अंग्रेजी मीडियम इनकी अंतिम फ़िल्म रही जो इन्होंने अभिनय किया, हालाँकि शूट पहले ही हो चुकी थी, लेकिन प्रसारित जो हुई वो सबसे अंत में हुई है इनकी अंतिम फ़िल्म। द नेमसेक, लाइफ़ इन अ मेट्रो की अगर बात करें तो लाइफ़ इन अ मेट्रो जो फ़िल्म आई उसे बड़ा ख़ासी प्रसिद्धि मिली। लाइफ़ इन अ मेट्रो, लाइफ़ ऑफ पाई एक इंटरनेशनल लेवल पर फ़िल्म गई।
पान सिंह तोमर। अगर बात करें हम पान सिंह तोमर की, तो पान सिंह तोमर 2011 में एक ऐसी फ़िल्म आई जो कि 8 साल की रिसर्च के बाद फ़िल्म आई। तिग्मांशु धूलिया जी ने जब जो फ़िल्म बनाई है पान सिंह तोमर, उस फ़िल्म में 8 साल लग गए फ़िल्म के रिसर्च होने में, फ़िल्म के ऊपर काम करने में, क्योंकि पान सिंह तोमर को जो छवि थी वो पुलिस रिकॉर्ड में एक डाकू की छवि थी, ठीक है? और उसी छवि को लेकर के जो कह सकते हैं प्रश्न चिन्ह बना हुआ था, इसलिए 8 साल रिसर्च हुए कि किस तरीके से एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर, किस तरीके से एक फ़ौजी, किस तरीके से चंबल के गिरोह को जॉइन कर लेता है और एक बड़ा सरगना या डाकू बन करके या बागी बन करके सामने आता है, कुछ पारिवारिक मतभेदों के कारण। तो ये भी बात समझने वाली हमारे लिए होती है कि 8 साल लग गए उस फ़िल्म की करियर के ऊपर। और लोग कहते हैं, जो डायरेक्टर वगैरह बताते हैं कि इस फ़िल्म का ख़ासा प्रमोशन नहीं किया गया था, लेकिन इतनी प्रसिद्धि पोस्टर के माध्यम से ही मिल गई थी इन्हें, इतनी प्रसिद्धि मिल गई थी कि काफ़ी नाम इनका हो गया और नेशनल फ़िल्म अवार्ड मिला और साथ ही इन्हें बेस्ट एक्टर के रूप में जाना गया नेशनल फ़िल्म फेयर अवार्ड के रूप में, ठीक है? तो चलिए इनसे जुड़े हुए और किस्से हैं। द लंच बॉक्स वन ऑफ माय फेवरेट। द लंच बॉक्स 2013 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ इनका अभिनय है। पीकू, नो बेड ऑफ रोजेस, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, लाइफ ऑफ पाई, जुरासिक वर्ल्ड और इन्फेर्नो। अगर बात करें तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्में हैं। एक बार प्रश्न कर दिया गया था कि एक बात बताइए सर, आपकी फ़िल्में 100 करोड़ की काम नहीं कर पाती हैं, तो उन्होंने बोला था मेरी फ़िल्में 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाती हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल की फ़िल्मों में अभिनय इन्होंने किया है, तो उन्होंने इसीलिए बात कही थी कि मेरी फ़िल्में 20,000 22,000 से ज़्यादा फ़िल्मों का करोड़ों रुपए का अर्जन करती हैं। तो ये बात एक प्रश्न चिन्ह थी, कभी इन्होंने अपनी बात पे घमंड नहीं किया कि इस तरीके से। एक बार किस्सा कुमार विश्वास जी शेयर करते हैं। कुमार विश्वास वन ऑफ बेहतरीन हिंदी के कवि हैं। तो वो कहते हैं कि इन्हें प्रसिद्धि नहीं पसंद थी। प्रसिद्धि नहीं पसंद होने के कारण ये हमेशा अपने आप को एक्टर कहलाना पसंद करते थे, ना कि सुपरस्टार। तो इसीलिए एक जुरासिक वर्ल्ड से जुड़ा हुआ किस्सा है, मैं आपको बताता हूँ। एक फ़िल्म थी जुरासिक पार्क। जुरासिक पार्क 1993 में जो फ़िल्म आई, उस फ़िल्म में कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे जो मैं टिकट खरीद सकूँ। लेकिन जुरासिक वर्ल्ड 2011 में जब आती है, तो उसी जुरासिक वर्ल्ड के ऑनर के रूप में इन्हें दिखाया जाता है। तो किस तरीके से कितनी मेहनत की होगी उन्होंने अपने अपने करियर में, कि एक ना ही उनका कोई फ़िल्म जगत से संबंध, ना ही कोई ऐसा परिचय, और उसके बाद वो सीधे किस तरीके से बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपनी छाप छोड़ते हैं। तो आप सबको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करिए।